हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 7 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल है ईजिंग द पेन। एमएसएमईज को थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसमें अमेंडमेंट को लेकर के एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उस ऑर्डिनेंस में एक प्री पैक लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली जो एमएसएमईज अंडर स्ट्रेस हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जिसमें हम जानेंगे कि प्री पैक स्कीम है क्या और ये अभी लाई क्यों गई है, इसके क्या तो प्रोविजंस रहेंगे, किस तरीके से एमएसएमईज को रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर वो अंडर स्ट्रेस हैं या फिर डेट के अंडर में वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर फील कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए बोल दिया क्या, ईजिंग द पेन, दर्द को थोड़ा कम करना, राइट। तो इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 के साथ में। दूसरा आर्टिकल इधर आप देख सकते हो, री लुकिंग एट म्यांमार। हमारी तरफ से जो म्यांमार में भी हमें पता है कि मिलिट्री कू हो रखा है और वहाँ पर डेमोक्रेसी को बिल्कुल ही ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और बहुत हद तक ख़त्म कर चुकी है वहाँ की मिलिट्री। तो इसी चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ से इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट्स थे प्रीवियसली, जो पिछले दो महीने के टाइम पे जो स्टेटमेंट आए वो कुछ ऐसे थे कि शांति से हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री के साथ में भी हमारे रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं। तो एकदम सिरे से खारिज नहीं किया था मिलिट्री के जो भी कदम थे, उनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं किया था ओपन वे में। बट जब रिसेंटली अभी 1-2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब रेजोल्यूशन के बारे में बातचीत हुई कि म्यांमार में जो पोजीशन है उसका क्या किया जाए, तब इंडिया ने अपनी तरफ से क्लियर स्टैंड दिया है कि वहाँ पर म्यांमार में डेमोक्रेटिक मैनर में गवर्नमेंट चलनी चाहिए और वहाँ की मिलिट्री जो है वो गलत तरीके से वहाँ पर लोगों को असैसिनेट कर रही है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। तो बेसिकली म्यांमार को लेकर के, मिलिट्री रूल को लेकर के इंडिया का अपना स्टैंड चेंज करना, ये एक वेलकमिंग चेंज है इंडिया की जो पॉलिसी है उसको लेकर के। क्योंकि देखो, इंडिया को म्यांमार में या फिर कोई भी नियर बाई जो भी कंट्री है, हमारे जो नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर इंटरनल इंस्टेबिलिटी होती है तो उसके चलते हमें रिफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, वहाँ से लोग छोड़ करके फिर इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए एक बर्डन है। रही सही में रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो साउथ एशिया वैसे ही कितना अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल रीजन्स में से एक है वर्ल्ड में। तो इसके चलते अगर ऐसे एक एक कंट्री में ही इंस्टेबिलिटी आती रही तो फिर कैसे रीजन ग्रो कर पाएगा। तो वो सारे मुद्दे हैं। तो बेसिकली इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 में इंडिया एंड इट्स नेबरहुड और इंटरनेशनल रिलेशन वाले पॉइंट से, ठीक है। तो एक ही आर्टिकल। इसके अलावा तीसरा आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पे, रिकॉग्नाइजिंग द माइग्रेंट। अभी जो नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया है लेबर पॉलिसी को लेकर के, माइग्रेंट लेबर पॉलिसी को लेकर के, उस लेबर पॉलिसी को प्रेज किया जा रहा है और साथ में कुछ सजेशन भी दिए जा रहे हैं कि कुछ कमियां अभी रह चुकी हैं तो उनको और इम्प्रूव किया जाए। तो ये सजेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ में पॉलिसी में क्या प्रोविजंस है वो भी जानेंगे। अच्छा आर्टिकल है, इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जीएस पेपर 2 में जो वेलफेयर वाला जो पोर्शन है ना, वेलफेयर स्कीम्स, तो इसमें माइग्रेंट लेबर जो है वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में कंसिडर किए जा सकते हैं, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस पेपर 2 में भी आप इसको लिख सकते हो। साथ में जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है, फर्स्ट जीएस पेपर 3 का जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज पे देखें तो एक तो आर्टिकल है ये कि पोस्ट कोविड फिस्कल फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए, कैसे सरकार अपनी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कंट्रोल कर सकती है, या फिर कैसे सरकार को प्लान करना चाहिए अब जो कोविड-19 एक बार अगर निकल जाता है तो। क्योंकि अब धीरे धीरे देखो, इकोनॉमी को तो नॉर्मल करना ही पड़ेगा, नहीं तो लाइवलीहुड और लाइफ दोनों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब लाइफ जो है वो तो कोविड-19 की वजह से परेशान है, तो लाइवलीहुड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से परेशान है। रही सही में सरकार के जो खजाने हैं वो भी खाली हैं और प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया। क्योंकि अभी सरकार की क्या है, सिंपल सी बात है, आमदनी तो 50 पैसे है, 58 है, ठीक है, और खर्चा कितना है, रुपया है। तो आप देख सकते हो घाटा कितना, 50 पैसे का तो सीधा सीधा, राइट। तो उसी चीज़ को यहाँ पर अरविंद सुब्रमण्यन और जोस फेलमैन, इनके द्वारा सजेशन दिए जा रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट को क्या कदम उठाने चाहिए और कैसे टारगेट करके फिस्कल फ्रेमवर्क पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। जानेंगे इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 के साथ में, इकोनॉमी वाले पोर्शन से। अच्छा, इधर अनचेंजिंग पुलिस, महाराष्ट्र वाला पूरा मुद्दा हमें पता है ही। तो यहाँ पर प्रकाश सिंह केस को पूरा डिटेल में बताया जा रहा है।
कि जो रिकमेंडेशंस या फिर जो गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी प्रकाश सिंह केस में, उन गाइडलाइंस को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर रखा है, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तो बेसिकली इस आर्टिकल को तो देखो आप खुद देखोगे, ठीक है, इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 3 में जो सिक्योरिटी फोर्सेज है ना, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज, उनसे रिलेटेड, और गवर्नेंस वाले पोर्शन से आप जीएस पेपर 2 में भी लिख सकते हो, उसको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव की जो बॉडीज है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो एग्जीक्यूटिव पोर्शन में आ जाता है पुलिस, स्टेट एग्जीक्यूटिव में, राइट। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। साथ में इस आर्टिकल को तो देखो आप खुद से देखोगे, ठीक है, बट प्रकाश सिंह केस में क्या क्या रिकमेंडेशन, क्या क्या गाइडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो गाइडलाइन मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है टेलीग्राम चैनल पे, और साथ में वो गाइडलाइंस जो मेन 7 गाइडलाइंस है उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल आप खुद से देखोगे। अब देख लेते हैं, और ये नीचे नीचे वाला जो आर्टिकल है, पोर्शन कंट्रोल, कि पेंडेमिक के टाइम पे खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है इंडिया में। अभी जो फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जो आई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया में एनुअली पर पर्सन लगभग 50 किलोग्राम खाना जो है वो वेस्टेज गया है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब खाना यहाँ पे फूड वेस्टेज हो रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालने के सजेशन दिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली देखो, हंगरी बहुत सारे लोग हैं। वैसे तो देखो जैसे शादियाँ होती हैं तो उसके बाद में आप कॉल करके बुला सकते हो जो भी एनजीओज़ हैं, जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एक्टिवेटेड है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से एक्स्ट्रा जो भी खाना बचता है वो ले जाते हैं और गरीबों में बांट देते हैं। तो एक तरफ तो देखो हमारे यहाँ पे एक्सेस में फूड है और दूसरी तरफ फूड डेफिसिट है। तो एक प्रॉपर सप्लाई चेन नहीं हो पा रही है एंश्योर कि जहाँ पर खाना वेस्ट जा रहा है उसको जहाँ पर नीड है वहाँ तक पहुँचाया जा सके, राइट। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे आर्टिकल है, तो इसको भी आपको ही पढ़ना है क्योंकि डिस्कशन बहुत लेंथी हो जाएगी। हम डिटेल में देखेंगे 3 से 4 आर्टिकल्स को जो कि ऊपर हैं, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ईजिंग द पेन। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक ऑर्डिनेंस पास किया है जिसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को अमेंड कर दिया गया है। साथ में ये रिकमेंडेशन दी किसने थी, एक सब कमेटी स्टैब्लिश हुई थी इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी के नाम से। उस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी, उसी के बेसिस पे ये प्री पैक्स स्कीम अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डिनेंस के थ्रू लॉन्च किया है। और इस स्कीम में मेन काम जो होगा वो जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSMEs जो होते हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करना। इसमें क्या होगा, जो डेटर है जिसने कर्जा ले रखा है वो कोई रेजोल्यूशन प्लान प्रपोज करेगा जो भी उधार देने वाले हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको। इससे क्या होगा कि जो बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स शुरू होने से पहले ही अगर कोई ऑप्शन सॉल्यूशन निकल जाता है तो एक जो प्रोमोटर्स हैं उनके नाम नहीं बदलेंगे, ऑनरशिप नहीं बदलेगी कंपनी की। तो उससे क्या होगा कि देखो NPAs ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं हमारे देश में, तो NPAs की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्री पैक स्कीम लॉन्च की गई है, ठीक है। आप देखोगे कि कंपनी को जो भी कंट्रोल कर रहे हैं उनको ही कहीं ना कहीं एक मौका देना कि भाई आप अपने हिसाब से कोई रैशनल निकाल के लेकर के आ जाओ, कोई भी रास्ता निकाल करके लेके आ जाओ जिससे कि आप अपनी ऑनरशिप भी ना लूज़ करो और जो उधार देने वाला जो बंदे हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। तो इसके लिए देखो सिंपल सी बात क्या है, एक तो MSMEs को जो रेजोल्यूशन करवाना होता है, मान लो कि कोई MSME टाइम पे पैसा नहीं दे पा रहा है, उधार लिया उन्होंने कोई बैंक से या फिर कोई भी NBFC से या कहीं से भी, तो अगर वो क्रेडिटर्स को टाइम पे इंटरेस्ट पेमेंट भी नहीं कर पा रही है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्रेडिटर्स का तो पैसा अटक गया ना। तो वो क्रेडिटर्स चाहते हैं कि फिर IBC के थ्रू, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू, उस पर्टिकुलर MSME को उस रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू पास करो और वहाँ पर जो ऑनरशिप है वो चेंज कर दो या कुछ भी कर दो, उसको लिक्विडेट कर दो, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं फिर बाद में। तो स्ट्रेस्ड एसेट ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं और इंडिया में हमें पता है कि जब NPAs इंक्रीज हो रहे हैं तो खरीदेगा कौन, खरीदने वाला भी तो कोई हो तब जा करके तो रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करे, सरकार को ये भी पता है। तो ऐसे में MSMEs को एक मौका देना कि जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं वो ऑप्शंस दें कि हाँ वो किस तरीके से लोन को रीस्ट्रक्चर करके रीपे कर पाएंगे आने वाले टाइम पे। इससे क्या होगा, कैपिटल डिस्ट्रक्शन को रोका जा सकेगा कि जितना इन्वेस्टमेंट हो गया उस इन्वेस्टमेंट को आप, ऐसा नहीं कि 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, वो 5 करोड़ का प्रोजेक्ट रेजोल्यूशन में आते आते 2.5 करोड़ का ही हो गया, तो 2.5 करोड़ का तो लॉस हो ही गया ना। तो ये भी एक बचाव करना ज़रूरी है, इसलिए स्कीम लाई गई है। साथ में जो कॉस्ट की बात अगर हम करें कि रेजोल्यूशन प्रोसेस भी होता है तो उसमें भी तो आप देखो ना कितना पैसा लगता है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वो टाइम कंजम्पशन ना हो और साथ में कॉस्टिंग भी
रिड्यूस की जा सके, खर्चा कम से कम हो। अगर खर्चा उठाने की कैपेसिटी हो किसी एमएसएमई में तो फिर बाद में वो लोन ही तो रीपे कर देगा ना, क्यों फिर फालतू में वो लिटिगेशन में इनमें फंसेगा। ठीक है, रही सही में कुछ जो आप कह सकते हो प्रोमोटर्स हैं, जो कंपनी ओनर्स हैं, जो मेन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो फ्रिवलस लिटिगेशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मतलब सिली बातों के ऊपर लिटिगेशन में मतलब अपना केस डालते रहते हैं, तो उनको भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉइंट क्या आ गया कि देखो खरीदने वाले भी कम है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रखा है तो उसको भी एक तरीके से उसकी इफेक्टिवनेस की भी ख़त्म ना हो, और साथ में जो प्रोमोटर्स हैं जो बिल्कुल खुद अपनी गलती से कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं, उन लोगों को भी कहीं स्पेस ना मिले। तो ये सारा काम करेगी ये प्रीपैक स्कीम। तो बेसिकली अरेंजमेंट क्या है ये कि कॉर्पोरेट डेटर्स जो हैं वो प्रपोज करेंगे रेजोल्यूशन प्लान, किसको, जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने पैसा उधार दिया है। इससे क्या होगा कि जो भी कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर होता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंडर में, उससे बचा जा सकेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, कंपनी जो है वो लगातार काम करती रहेगी और ऑनरशिप भी चेंज नहीं होगी, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट भी है वो लगातार काम कर पाएगा। इससे क्या हो जाता है, देखो एक तो डिस्रप्टिव प्रोसेसेस नहीं होंगे, मतलब जो एमएसएमई है उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से स्मूथली वो फंक्शन करती रहेंगी। अच्छा, अब ये रेजोल्यूशन प्लान जब प्रिपेयर हो जाएगा जो भी डेटर है उसके द्वारा, फिर उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा किसके पास में, एनसीएलटी के पास में। अच्छा, अब ये रेजोल्यूशन प्लान जब तैयार होगा तो इसमें जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं ना जिन्होंने उधार दिया है उनसे भी पूछने की ज़रूरत होगी, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में से अगर 66% लोगों ने ये कह दिया कि ये जो रेजोल्यूशन प्लान डेटर के द्वारा तैयार किया गया है दैट इज़ ओके, तब तो देखो आगे अप्रूवल के लिए एनसीएलटी के जो ट्रिब्यूनल्स हैं या फिर जो भी बेंचेज उनके पास भेज दिया जाएगा। और अगर 66% से कम लोगों ने हाँ कहा तो फिर बाद में वो रेजोल्यूशन की प्रोसीजर सीआईआरपी के अंडर चला जाएगा, जिसको हम बोल रहे हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसीजर। तो बेसिकली ये एक ऑप्शन दिया जा रहा है एमएसएमईज को कि भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई और ऑप्शन निकाल के बता दो जिसमें आप कन्वीनियंटली आसानी से पैसे रीपे कर सको। ठीक है, अब आप देखोगे ये जो रेजोल्यूशन प्लान जो एक तरीके से प्रपोज किया जाएगा, तो इसमें देखो बेसिकली ये कोई फुल रिकवरी क्लेम तो हो नहीं पाएगी, बट फिर भी कहीं ना कहीं ऑप्शन तो रहेगा ना। अच्छा, दो तरीके के क्रेडिटर्स होते हैं, देखो एक तो क्रेडिटर होते हैं कौन से, जो सिक्योर क्रेडिटर्स जो कि पैसे के तौर पे लोन देते हैं, और दूसरे होते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कि मान लो आप कोई फैक्ट्री लगाते हो, उस फैक्ट्री में अगर कोई मशीन लग रही है तो मशीन आपने किसी जानकारी के थ्रू उठाया, उसको पैसे तो पे नहीं किए और उसको ये बोल दिया, बोला ठीक है आपको 1 साल के अंदर हम आपकी मशीन के पैसे रीपे कर देंगे, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गए बेसिकली। और आप अगर बैंक से या फिर एनबीएफसी से लोन अगर उठाते हो दैट इज सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो इस तरीके से ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को भी कंसिडरेशन में रखा जाएगा, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, और साथ में जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं जो पैसे जो लोन देते हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो बेसिकली एक तरीके से एक बेस प्लान सबमिट कराया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, मान लो कॉर्पोरेट डेटर दैट मीन्स एमएसएमई का जो मैनेजमेंट है उन्होंने कोई प्लान तैयार किया कि हम इस तरीके से पैसे को रीपे कर पाएंगे, बट उसी टाइम पे दूसरा एक ऑप्शन आता है, दूसरे लोग जो पब्लिक डोमेन में जो लोग हैं जो दूसरे खरीद सकते हैं उस एमएसएमई को या उसके रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उन लोगों को भी बोला जाएगा कि आप बताओ देखिए कोई और प्लान है आपके पास में इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव। तो जैसे ही बाहर से कोई इस बेस प्लान के अलावा दूसरा कोई प्लान आता है जिसमें कि उस कंपनी का रेजोल्यूशन किया जा सकता है इजीली, तो उस केस में कॉर्पोरेट डेटर जो ऑलरेडी मैनेजमेंट है ना, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, उनको ये कहा जाएगा कि भाई ये ऑप्शन आ रहा है बाहर से, इससे बेटर ऑप्शन आपके पास में है क्या। तो वो कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर एक प्रेशर बनेगा और वो कहीं ना कहीं और अच्छा रेजोल्यूशन प्लान तैयार करेगा। इससे क्या होगा कि एक तो क्या वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, मतलब एक तरीके से ये नहीं कि हाँ खुद ही बन जाए एक डिफ़ॉल्टर, खुद ही तो बैंकरप्ट हो जाए और खुद ही फिर बाद में लाइन में लग जाए। तो इसको बोला जाता है स्विस चैलेंज, SWIS, स्विस चैलेंज। स्विस चैलेंज का मतलब हो गया कि आपके पास में कोई प्लान ए आ रहा है, ठीक है, और उस प्लान ए को आप समझते हो कि अट्रैक्टिव है पर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपने कहाँ से सीखी, क्योंकि प्लान बी और सी भी आपके पास में अवेलेबल है। तो आप बी और सी के बारे में ए को बताओगे कि भाई देखो ये बी और सी प्लान भी हमारे पास में है, आप बताओ इसको कुछ बेटरमेंट किया जा सकता है क्या। तो या तो वो ए अपने आप को इम्प्रूव कर ले,
या फिर बाद में आप किस पे जाना शुरू कर दोगे, बी या सी के ऊपर। मतलब एक तरीके से प्लान के बीच में कंपटीशन कराओ और बेटर प्लान को फिर आप अप्रूवल दे दो, दैट इज स्विस चैलेंज। तो बोला ये अप्लाई हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो ये कॉर्पोरेट डेटर होंगे ना, इनके ऊपर एक दबाव रहेगा और वो अच्छा खासा अच्छा क्वालिटी का रेजोल्यूशन क्रिएट करेंगे। इस प्री पैक के अंदर 120 दिन का टाइम फ्रेम रखा है, जिसमें 90 दिन के अंदर तो देखो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करना होगा और 30 दिन के अंदर अंदर NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा इम्प्रूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हाँ और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उसके बेसिस पे टोटल 120 दिन में रेजोल्यूशन कंप्लीट कराया जाएगा। अच्छा, मेन जो फाइनलाइज कंसिडरेशन होगी वो किसकी होगी, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI का रहेगा। अगर पॉइंट पूरा देखें ना हम कंप्लीट कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, देखो NCLT के सामने लगभग 1717 केसेस अभी भी पड़े हैं। उन 17 केसेस में से जो IBC के अंडर में जो टाइमलाइन फिक्स की हुई है ना, वो दी हुई है कि बोलो 270 दिन के अंदर अंदर केस को पूरा रफा दफा कर दिया जाएगा, अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी से रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन प्रोसीजर आता है तो, ठीक है। बट एक्सटेंडेड टाइम भी दिया हुआ है कुछ कंपनीज को, जो कि 330 दिन तक गया है, तो उससे भी ज़्यादा डिले होकर के अभी भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो एक तो IBC जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा है, दूसरा NPAs बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके फिर सरकार ने ये प्री पैकेज लॉन्च किया है MSMEs को बचाने के लिए, उनको एक स्कोप भी देना और साथ में जो हमारी इकोनॉमी में जो एक स्टैग्नेशन आया हुआ है, फंसी पड़ी है हमारी इकोनॉमी, उसको एक रिवाइवल का भी स्कोप मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है री लुकिंग एट म्यांमार। आर्टिकल लिखा है संजय हजारिका ने। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी तरफ से अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए म्यांमार क्राइसिस के ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं और कहा कि ये कंसर्न जो है ना म्यांमार में जो चल रहा है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड इशू, इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की बात करो या कहीं पर भी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना UN में, उन्होंने अपनी तरफ से क्लियर कट स्टेटमेंट दिए हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो क्लोज डोर मीटिंग हुई उसमें, ठीक है। उन्होंने ये ट्वीट में कहा कि जो कोई भी वायलेंस हो रही है ना, हम उसको कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी खोई है, हम उनके लिए हमारी खुद की आत्मीयता शो करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, इंडिया ने जो अपनी खुद की अभी तक प्रीवियस जितने भी स्टेटमेंट्स थे, ठीक है, जहाँ पर इंडिया मैक्सिमम रिस्ट्रेंट खुद पे रख रहा था कि हाँ हम कैसे भी करके हमारे रिलेशनशिप को ख़राब ना करें, वहाँ पर मिलिट्री रूल हो चाहे फिर डेमोक्रेटिक रूल हो। बट ये जो मीटिंग में जो स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से गए ना, ये एक ब्रीच है कि हाँ इंडिया अपनी खुद की सोच समझ, मतलब डेमोक्रेसी के लिए एक स्टेटमेंट दिया है कि डेमोक्रेसी वहाँ पर रीइंट्रोड्यूस होनी चाहिए, लोगों की वहाँ पर एक तरीके से किलिंग नहीं होनी चाहिए। आसियान, जिसका म्यांमार खुद एक मेंबर है, ये 10 मेंबर्स का साउथ ईस्ट एशिया का एक कार्टल है, ग्रुप है, जिसमें म्यांमार खुद मेंबर है। आसियान ने तो देखो इतना कुछ ज़्यादा मतलब एक तरीके से इतना क्लियर कट स्टेटमेंट दिया नहीं है, क्योंकि उधर क्या है कि जो जुंटा है ना, जुंटा का मतलब हो गया म्यांमार की जो मिलिट्री रूल है अभी, उसको क्या चाइना का सपोर्टर, चाइना का दबाव आसियान पे हमेशा बना रहता है। तो उसके चलते क्या है, आसियान ने तो देखो एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट दिए नहीं है। बट हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट गए हैं वो ये कि देखो रूल ऑफ द लॉ शुड प्रिवेल, कि रूल ऑफ लॉ ही होना चाहिए, म्यांमार हो चाहे कहीं पर भी हो, और डेमोक्रेसी जल्दी से जल्दी रिस्टोर होनी चाहिए। इंडिया ऐसी चीज़ को हमें अपनी तरफ से असर्ट करता है। तो ये जो इंडिया की तरफ से ब्लंटेस्ट स्टेटमेंट आया ना, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी तक इंडिया ने मिलिट्री को फ्रेंड समझा, बट रियल में फ्रेंड इंडिया की नहीं है वो मिलिट्री, वो किसकी है, मिलिट्री को सपोर्ट मिलता है चाइना का, ठीक है। तो बोला उस अपने प्रीवियस स्टैंड से इंडिया का डिपार्चर करना, दैट्स अ वेलकमिंग स्टेप। इसी तरीके से सिविलियन गवर्नमेंट को रीस्टोर करने की भी इंडिया ने लगातार डिमांड की है। आज पिछले हफ्ते में आप देखो 500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग डेमोक्रेसी के लिए, उन पर सीधा मतलब गोलियां चलाई जा रही है। तो आप देख सकते हो वो जलियांवाला बाग मैसेक्रे जैसा ही हो गया ये काम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर देखो म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें इंडिया में, तो देखो टू फोल्ड कंसर्न्स हमारे लिए हैं। एक तो ये कि म्यांमार के लोग वहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो उन लोगों को मतलब माइग्रेशन भी करना पड़ रहा है, वहाँ से रिफ्यूजी क्राइसिस भी आ रहा है म्यांमार में बहुत सारा। इसके अलावा म्यांमार के लोगों ने
जब डेमोक्रेसी चल रही थी आंग सान सू की के अंडर में, तब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो एक्सपीरियंस है वो गेन किया है, और साथ में उन्होंने एसोसिएशन का भी जो एक प्रोविज़न रहता है डेमोक्रेसी में कि हाँ पीसफुली आप एक साथ बैठ करके अपनी डिमांड को पूरी करने के लिए डिमांड रख सकते हो सरकार के साथ में या फिर जो भी रूलिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने। तो यहाँ पर ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं तो भी मिलिट्री अगर वहाँ पर फायर करती है तो कितनी गलत बात होती है। तो एक तो कंसर्न हो गई वहाँ के लोगों को लेकर के। दूसरा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं जिनमें हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमारे 4 स्टेट्स जिनमें अरुणाचल प्रदेश आ गया, नागालैंड आ गया, मणिपुर आ गया, मिजोरम आ गया, जो कि बहुत लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। तो बोला वहाँ की हम स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ पर भी तो ये इंसर्जेंसी क्राइसिस चलते ही रहते हैं। अब म्यांमार में जब स्टेबिलिटी रहती है तो हम आराम से उधर से जो भी मतलब नागालैंड में जो नागा ट्राइब एक्सट्रीमिज़म फैलाने वाले जो ग्रुप्स हैं उनको हम टैकल कर पाते हैं। उल्फा उग्रवादियों को भी हमने कंट्रोल किया। साथ में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसमें भी हम देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 8 स्टेट है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जब म्यांमार की बात आ जाती है। और म्यांमार में जब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो फिर हम कैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और ज़्यादा डेवलपमेंट में ला पाएंगे। देखो जब कभी भी कोई एथनिक इशू आते हैं ना तो एथनिक इशू में हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर आप देखो जैसे मीज़ोज़ हैं, कुकीज़ हैं, ये कुछ ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनका कहीं ना कहीं रिलेशन है म्यांमार की चिन स्टेट में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं। तो इनके जो रिलेशनशिप है ना उसका असर भी है कि जहाँ पर म्यांमार में मिलिट्री का जो रूल आया तो ये चिन स्टेट है ना म्यांमार का चिन प्रोविंस, वहाँ से लोग रिफ्यूज़ करके आ रहे हैं कहाँ पे, मणिपुर में, मिज़ोरम में। तो वहाँ पर इन लोगों को खुले हाथों एक्सेप्ट किया जा रहा है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन दी है कि भाई आप इनको राजी राजी इनके देश में रिटर्न कर दो। बट वही चीज़ वो अपनी ज़िंदगी बचा करके आएंगे नहीं तो फिर आएंगे कहाँ, और रिश्तेदार के पास ही नहीं आएगा कोई तो आएगा कहाँ, ठीक है। तो ये 2 बहुत बड़े इश्यूज़ हैं हमारे सामने। इसके अलावा इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज क्यों किया, इसके पीछे देखो हम थोड़ा सा और जानते हैं। म्यांमार में अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब गांधी जी का चला था तो उसमें क्या किया गया था कि जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी रूलिंग स्टैब्लिशमेंट है, उसको उसके रूल्स को ना मानना, एक इनोवेटिव वे में, एक एनर्जेटिक मैनर में यूथ को तैयार करना और फिर जो कुछ भी वहाँ पर रूलिंग चल रही है उसको बिल्कुल एक तरीके से डिफाई करना, इग्नोर करना। तो डिसओबीडियंस का मतलब हो गया एक तरीके से असहयोग, कि आप बिल्कुल भी मतलब सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब कि आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को नहीं मानने वाले हो जो कि करंट स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे चलाना चाहता है। इससे क्या हो जाता है कि सिविल डिसऑर्डर आ जाता है, कि सिविल सोसाइटी जिस तरीके से काम प्रॉपर्ली कर सके वो नहीं आती। अच्छा, इन सारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री ने क्या किया, देखो टेलीकम्युनिकेशन कट कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, हर एक जगह पे आप देखोगे कि मतलब कुछ भी हो, बैंक हो, कोई भी मार्केट हो, वो सारे के सारे बंद पड़े हैं। तो कहने का मतलब एक नॉर्मल लाइफ अभी म्यांमार में नहीं चल रही है। रही सही में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पे चार्जेस अब बढ़ाए जा रहे हैं लगातार, कि कैसे भी करके उनको चंगुल में फंसाया जाए और उनको छोड़ने की नौबत ना आए। क्योंकि एक बार अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडरशिप, जैसे आंग सान सू की मेन जो लीडर है, अगर उनको छोड़ दिया गया तो फिर बाद में मिलिट्री के लिए और मुश्किल हो जाएगी। देखो म्यांमार में 1990 के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, फिर आंग सान सू की 2008 में जेल से निकलती हैं। सिमिलरली अभी जब ये आ रहा है तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि जो पिछले 70 साल का एक्सपीरियंस म्यांमार का रहा है ना, वो फिर से कहीं ना कहीं दोहराया ना जाए। इसी चीज़ को लेकर के चिंता की बात है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात हमने ऑलरेडी कर ही ली है कि यहाँ पर 1500 से ज़्यादा लोग तो देखो आ चुके हैं। कई तो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो अपनी जान बचा करके आए हैं, म्यांमार के चिन स्टेट्स हैं। जबकि जो मिज़ोरम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, उन्होंने तो क्लियर बोला है कि हमारे रिश्तेदार आते हैं हमारे पास में, या कोई भी अगर हमारे पड़ोसी देश से कोई आ रहा है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के बेसिस पे हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। इवन जो चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी लेटर लिखा है कि मिज़ोरम जो है ना वो इनडिफरेंट नहीं हो सकता, इग्नोर नहीं कर सकता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को म्यांमार में जो अभी चल रहे हैं उनको। हम बिल्कुल आंखें मूंद करके नहीं बैठ सकते हैं कि हमारे बैकयार्ड में कुछ गड़बड़ हो रही है और हम बिल्कुल इग्नोर कर दें उन चीज़ों को।
तो मणिपुर सरकार ने भी अपनी तरफ से यही, मणिपुर सरकार ने पहले क्या एक सर्कुलर डिक्लेयर किया था कि जो भी म्यांमार से रिफ्यूजीज आ रहे हैं आप उनको पोलाइटली, मतलब आराम से शांति से बातचीत कर करके और उनको फिर से उनके देश में भेज दिया जाए। तो उस सर्कुलर को भी मणिपुर गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि आप देखोगे चिन स्टेट में जो लोग रहते हैं ना म्यांमार के में, वो मिजोरम की मिजो ट्राइब और मणिपुर की जो कुकी कम्युनिटी है उनके साथ में रिलेशन रखते हैं। वो एथनिसिटी, रिलीजियस बेसिस पे, लैंग्वेज, ये सारी उनकी एक ही है। बेसिकली होता क्या है, जब प्रीवियस मिलिट्री कू रहता है, मिलिट्री रूल रहता है ना, मिलिट्री क्रैकडाउन होता है डेमोक्रेटिक इश्यूज पर म्यांमार में, उस टाइम पर चिन प्रोविंस से बहुत सारे लोग रिफ्यूज करके आ जाते हैं कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अब वो लोग यहाँ के लोकल लीडर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो लोग भी तो समझते ही है ना कि हमारे रिलेटिव्स के साथ में क्या हो रहा है वहाँ पर म्यांमार में, तो उनको प्रोटेक्शन दी जाए। क्योंकि वही बात है, जिसने खुद ने भुगता हो वही समझ सकता है कि हाँ वाकई में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा उन लोगों को म्यांमार में। तो बेसिकली देखो प्रेजेंट सिचुएशन जो भी है ना, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच अब तैयार की जाए कि कैसे हम रिफ्यूजीज़ को हम ट्रीट करेंगे। देखो चाहे तिब्बतन हो, तमिल रिफ्यूजीज हो जो श्रीलंका से आए हैं, चाहे चकमाज हो जो बांग्लादेश से आए हैं, चाहे लोथसैम्स हो जो कि नेपाली ओरिजिन के हैं पर भूटान से आए हैं, अफगान हो या सोमालीज हो, ये जो भी रिफ्यूजीज हैं जो अपने देश में क्राइसिस को देखते हुए छोड़ करके फिर बाद में इंडिया की तरफ आए, तो इंडिया ने इनको एडहॉक बेसिस पे एक्सेप्ट किया है और रिजेक्ट किया है। हमारे यहाँ पर कोई भी नेशनल रिफ्यूजी लॉ नहीं है, ना ही हम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी क्राइसिस उसके भी हम सिग्नेटरी नहीं है। तो अभी ज़रूरत क्या है कि हम इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें और एक प्रॉपर लॉ बनाया जाए कि हम रिफ्यूजीज़ को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्सी का कारण बना था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में आते हैं तो उनको 2014 तक आने तक का सिटीजनशिप देने का पूरा प्रोविज़न किया गया। बट उसमें भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ज़्यादा थी। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि एक नेशनल मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे कि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम प्लान कर सकें कि जो भी लोग पॉलिटिकली इनस्टेबल कंट्रीज से परसिक्यूटेड हैं, भगाए जाते हैं वहाँ पर से, जैसे म्यांमार की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, तो इनको फिर बाद में वहाँ पर रिफ्यूजी हमारे लॉ रहेगा तो हम प्रॉपरली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिकॉग्नाइजिंग द माइग्रेंट। यह आर्टिकल लिखा है प्रिया देशिंगकार के द्वारा। देखो नीति आयोग ने अपनी तरफ से जो ड्राफ्ट माइग्रेंट पॉलिसी दी है, ये क्लियर स्टेटमेंट है कि अब सरकार जो है वो माइग्रेंट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है और उनके जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को लेकर के लिए और उनकी मतलब इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करना, और साथ में माइग्रेंट लोग जो हैं जो अपने घरों को छोड़ करके आते हैं अपनी मजबूरियों में, मेनली माइग्रेंट लेबर्स, ठीक है, बोलो उनकी खुद की भी एंडिवर्स होती है, खुद की एस्पिरेशंस होती है, वो भी पूरी हो। तो एक राइट बेस्ड अप्रोच कि हाँ अधिकारों पर आधारित एक प्लान बनाया जाए, उसको ध्यान में रख करके ये नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी, इसका एक ड्राफ्ट फॉर्मुलेट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है कि वाकई में हमारे कंट्री में ये जो कुछ भी हो रहा है ये अच्छा है। बट बेसिकली कुछ भी आप देखो कि हमारे यहाँ पर जो लेबर लॉज हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं इम्प्लीमेंट होते टाइम पे, और पर्टिकुलरली तब जब बात होती है माइग्रेंट लेबर्स की। जैसे कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, हमारे यहाँ पर बहुत सारे स्टैट्यूट अवेलेबल हैं माइग्रेंट क्राइसिस जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। द बॉन्डेड लेबर एक्ट, ऐसे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, इसी तरीके से इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स एक्ट की बात कर लो, या फिर ILO का जो डिसेंट वर्क एजेंडा है उसकी बात कर लो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इन सभी की बात करो। तो ये अभी तक अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, बट ये पॉलिसी आ जाएगी तो इनको सबको अच्छे से इंप्लीमेंट करने में आसानी रहेगी। और इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? लेबर मिनिस्ट्री। तो देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म माइग्रेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीजनल या सर्कुलर माइग्रेशन। कहने का मतलब कि अगर बारिश का मौसम है, मानसून आ गया तो वो अपने गाँवों में खेती कर लेंगे, और बारिश का मौसम चला गया तो वो सिटीज़ में जा कर के काम कर लेंगे, फैक्ट्रीज़ में या फिर कोई और जो भी सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्क जो भी है उसके अंदर। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर
ये जो प्लान, जो अभी पॉलिसी ड्राफ्ट जो आया है, ये वेलकमिंग है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। बट अभी कुछ और चीज़ें हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर राइटर कुछ सजेशन देना चाह रही हैं। एक तो ये कि जो लेबर लॉज हैं इनको आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ में लिंक करके देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है दैट इज रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट, कि जिस तरीके से इन माइग्रेंट वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है, भर्ती की जाती है इनकी, या फिर इनका जो जॉब दिया जाता है इनको, बोलो उसको थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक डीपर स्टडी करने की ज़रूरत है इस पॉलिसी के थ्रू। इससे क्या हो, एक प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस क्रिएट की जा सके। बेसिकली गाँव में जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तभी तो जाकर के वो अपने घरों को छोड़ते हैं ना। अब जो इंटरमीडियरीज होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके थ्रू फिर इनको जॉब मिलती है। अब जॉब अगर मिल जाती है तो देखो, एक तो इनसे बहुत ज़्यादा डिमांड की जाती है कि हार्ड वर्क करें, साथ में इन पे कंट्रोल रखा जाता है। मतलब एक तो ये कि इन ह्यूमन कंडीशंस में उनसे काम करवाना, और साथ में उनके ऊपर दबाव बनाए रखना कि तुम जॉब छोड़ोगे तो तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी, या कुछ भी तरीके से उन पर प्रेशर बनाए रखना। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट और या फिर कह सकते हो प्लेसमेंट का जो तरीका है ना, इसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि इससे क्या हो गया कि जो एम्प्लॉयर है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है, ना कि इन माइग्रेंट लेबर को ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जो लोग अपने घरों को छोड़ करके आ रहे हैं ना, वो क्या सोच के आते हैं, क्योंकि उनके पास में जो गाँव में फंक्शनिंग है, गाँव में इकोनॉमिक कंडीशन है उनकी, वो शादी करना, घर बनाना, लोन का रीपेमेंट करना, ये चीज़ें उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, तब जा करके वो अपने घरों को छोड़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को करेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा जो है अटेंशन देने की ज़रूरत, वो ये कि जेंडर डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाए। आज डोमेस्टिक वर्कर्स की बात की जाए जो घरों में जाकर के काम करते हैं, तो जो लोग अपने गाँव को छोड़ करके आते हैं, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करो, वहाँ जो ट्राइबल लोग हैं वहाँ के, वो अपने घरों को छोड़ करके डेवलप्ड स्टेट्स में आते हैं। तो वहाँ पर उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी जो औरतें हैं, वो क्या करती हैं, सिटीज़ में दूसरों के घरों पे नौकरानी की तरह काम करने के लिए चली जाती हैं, डोमेस्टिक वर्कर की तरह काम करने चली जाती है। उनको बिल्कुल भी एडवांटेज में कंसिडर नहीं किया गया है इस पॉलिसी में, तो उनको भी रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। आज अगर ट्राइबल लोगों की बात करें, देखो बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स ऑलरेडी है, दूसरी तरफ डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2017 वो भी है पार्लियामेंट में भी होल्ड पे। तो इन दोनों के प्रोविजंस को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिससे कि होम बेस्ड वर्क करने जो भी जाती हैं ट्राइबल फीमेल्स, उन फीमेल माइग्रेंट्स की वेलफेयर भी इंश्योर हो सके। इसके अलावा एक पॉइंट और अपना यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही हैं कि ये जो दुविधा है ना, यहाँ पर एक अपेरेंट एम्बिवेलेंस देखने को मिल रही है कि एक तो ट्राइबल लोगों की एबिलिटी कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा मतलब तैयार कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट करने के लिए, और एक एक्सेसिबिलिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी है कहाँ पर और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करना, और ट्राइबल लोगों की एबिलिटी। तो इसकी ये जो एम्बिवेलेंस है ना, ये जो कन्फ्यूज़न है, इसको क्लियर करने की ज़रूरत है कि ट्राइबल लोग जो अपनी घर को छोड़ करके फिर सिटीज़ में आ रहे हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो क्लियरली पता होना कि क्या क्या उनके पास में स्कोप अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि घर से उठाया और उनको एक ही फैक्ट्री में ले जा करके लगा दिया, उनको वहाँ पर ऑप्शंस बताने की ज़रूरत है कि आपके लिए सिटीज़ में ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कौन सी पर्टिकुलर काम करने के लिए कंफर्टेबल फील करोगे। तो देखो ज़्यादातर तो जो ट्राइबल लोगों को लाया जाता है ना सिटीज़ में, या तो उनको लालच दे करके लाया जाता है या फिर उनकी ट्रैफिकिंग होती है, मतलब उनकी खरीद फरोख्त होती है। तो ऐसे में फिर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो डोमेस्टिक वर्क को रिकॉग्नाइज करना, और ये जो ट्रैफिकिंग होती है या फिर लालच दे करके उनको जो लाया जाता है ट्राइबल वुमेन को, उनको कहीं ना कहीं उनकी ऑटोनॉमी देने की ज़रूरत है। और ये चीज़ अगर माइग्रेंट पॉलिसी जो अभी नीति आयोग ने ड्राफ्ट रिलीज़ किया है उसमें ऐड कर दी जाती है तो और भी अच्छा काम हो पाएगा। सिटीज़ में जो लोग भी माइग्रेट करके आ रहे हैं, उन लोगों की एक एजेंसी क्रिएट होगी। उससे क्या हो जाएगा कि वो एजेंसी जब ग्रुप में काम करेगी तो वो ऑब्जेक्टिव भी इजीली फाइनलाइज कर देगी और उनको अचीव करने के लिए सब लोग साथ में काम कर पाएंगे। देखो लेबर यूनियन जो होती है ना, वो अपनी बात को जिस तरीके से मनाए ना, वैसे ही माइग्रेंट वर्कर्स की अगर यूनियन क्रिएट हो जाती है तो उससे वो भी अपनी बात मनाने के लिए कंबाइंडली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। अभी क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन है माइग्रेंट लेबर में, तो इसके चलते क्या होता है, एम्प्लॉयर इसका फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल मॉडल बनना चाहिए
जिससे कि हम डेवलपमेंट भी अच्छे से कर सकें और लेबर क्राइसिस को भी अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है पोस्ट कोविड फिस्कल फ्रेमवर्क। आर्टिकल लिखा अरविंद सुब्रमण्यन और जॉस फेलमैन के द्वारा। देखो हमारे यहाँ पर 2003 में FRBM एक्ट आया था, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, और उसमें टारगेट कर दिए थे अलग अलग कि भाई फिस्कल डेफिसिट कितना करना है, प्राइमरी डेफिसिट को कितना करना है, या फिर आप जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है उसको कहाँ तक लेकर के आना है। ये अलग अलग टारगेट करके फिर काम करने की कोशिश की। हुआ क्या, 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आते हैं और ये FRBM एक्ट को डेफर करना पड़ता है और अचीव कभी होता ही नहीं है। फिर उसके बाद में FRBM एक्ट को रिव्यू किया जाता है 2015 में, 2015-16 में, और उसकी रिकमेंडेशन आती है मतलब कमेटी की, एनके सिंह कमेटी स्टैब्लिश की जाती है, और एनके सिंह कमेटी ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन दी, तो उसमें भी टारगेट कुछ थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया था FRBM एक्ट को थोड़ा अमेंड करके, तो वो भी टारगेट हम कोविड-19 की वजह से अब अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो ओवरऑल बात क्या आ रही है कि देखो जी, FRBM एक्ट आपने बनाया, टारगेट आपने फिक्स किए, बट वो टारगेट थे मल्टी टारगेट्स, वो अचीव हो ही नहीं पाए। दूसरा, टारगेट्स में आपने एक डिजिट फिक्स कर दिया कि 3%, 3.5% इतना हमें अचीव करना है फिस्कल डेफिसिट को, या फिर रेवेन्यू डेफिसिट को कम करते करते जीरो तक लेकर के आना है। तो उसमें क्या हो गया, टाइम बाउंड मैनर में जब आप काम करते हो, और वो भी एक इंडिया जैसे बड़े लार्ज ज्योग्राफिकल कंट्री के अंदर, वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के टाइम पर अगर सिचुएशन देखी जाए तो जो FRBM ने टारगेट रखा था ना, उसकी उलट ही सिनेरियो निकल के आता है। एक तो क्या कि जनरल गवर्नमेंट डेट, सरकार के ऊपर कर्जा कितना है, GDP का 90%। आप देखो कितना ज़्यादा कर्जा है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन सबको मिला लिया जाए ना, तब जाकर के 90% तक तो कर्जा है GDP का। दूसरी तरफ अगर आप देखो कि करंट सिनेरियो में जब ये पेंडेमिक आया तो ये और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं अभी। तो देखो 2000 की बात अगर करें तो उस टाइम पर ये टारगेट फिक्स किए गए थे कि 60% तक अगर GDP का जनरल गवर्नमेंट पे डेट रहता है, कर्जा रहता है, तो चल जाएगा काम। बट उस टाइम पर जो FRBM एक्ट जब आया था, उस टाइम पर तो भाई इकोनॉमी ग्रो कर रही थी शानदार तरीके से, बट उसके बाद में क्राइसिस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, पहले तो सब प्राइम क्राइसिस, फिर हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, और रही सही में अब ये पेंडेमिक आ गया। तो पिछले 20 सालों में तो हालत बहुत ही बुरे तरीके, मतलब पिछले 10 सालों में तो हालत ख़राब ही है। तो बात ये है कि 90% अगर GDP का कर्जा है सरकार के ऊपर, तो आप एक चीज़ बताओ, क्या ये सस्टेनेबल है? क्या सरकार इस तरीके से आगे बढ़ पाएगी? हमारा देश सक्सेसफुल हो पाएगा? तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो प्राइमरी बैलेंस। प्राइमरी बैलेंस का मतलब हो गया कि सरकार के पास में जो रेवेन्यू आ रही है टैक्सेज और नॉन टैक्सेस के बेसिस पे, जो सरकार का जो इनकम है उसमें से अगर नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर निकाल दिया जाए, तो जो पैसा बच रहा है दैट विल बी नॉन एज प्राइमरी बैलेंस। दूसरा कि जो सरकार उधार लेती है उस पर कितना ब्याज देती है सरकार, दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट, और जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, नॉमिनल ग्रोथ रेट का मतलब हो गया कि करंट जो प्राइस है उसके ऊपर कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है हमारी इकोनॉमी। तो उन दोनों का डिफरेंस, उसको हम बोल देंगे डिफरेंशियल ग्रोथ। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो प्राइमरी बैलेंस तो हम वैसे ही नेगेटिव में चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेवेन्यू तो हमारी है कम और एक्सपेंडिचर है ज़्यादा। तो क्या हो गया, जो प्राइमरी बैलेंस है वो सरप्लस की बजाय हम डेफिसिट में चल रहे हैं, घाटे में चल रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरी तरफ अगर बात करें, अभी करंटली बात की जाए, तो जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे सरकार उधार लेती है और ब्याज चुकाती है, वो अभी चलो ठीक है कि ग्रोथ रेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, पर ये गारंटी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम ही रहेगी, क्योंकि अभी तो चलो ठीक है कि कैसे भी करके मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम रखी जा रही है, तो इससे कि मार्केट में पैसा घूमता रहे। अब इंटरेस्ट रेट तो राइज होने के पूरे चांसेस हैं। रही सही में फिस्कल डेफिसिट की बात करो, फिस्कल स्पेस की बात करो कि सरकार के पास में रेवेन्यू कम है, प्राइमरी बैलेंस कम है, और दूसरी तरफ खर्चा सरकार को ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल मैनर में काम किया जाएगा। अगर हम अभी करंट बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट की अगर बात करें, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब सिंपल सा क्या होता है कि आपके पास में रेवेन्यू कितनी आ रही है, उसमें से आपने जो इंटरेस्ट रेट जो पे कर दी उसके बाद में जो पैसा बचता है आपके पास में। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट अगर सरकार की बात करें तो देखो 3% टारगेट किया गया था FRBM में,
और अभी आप देखोगे तो 1% ज़्यादा और हो जाएगा जब बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन किया जाएगा, तो सरकार को और पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर रिकवरी करनी है सरकार को, तो भाई 4% ज़्यादा पैसा सरकार के पास में आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगी सरकार को? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब रेवेन्यू अगर बढ़ाना चाहती है सरकार, टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई आप कैसे, क्या आसानी से कर पाओगे क्या? आज तो लोगों के पास में पैसा ही नहीं है, कहाँ से टैक्स लगाओगे? टैक्स अगर देने वाले थे वो अब गरीबी के चंगुल में फंस चुके हैं। सबकी जो इनकम है वो बहुत कम हो गई है। या हमने अच्छे से देखा है कि कोरोना को इनइक्वालिटी वायरस के नाम से भी बोला गया है। तो वो चीज़ तो आज प्रेवलेंट है हमारे देश में। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सरकार के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है कि प्राइमरी बैलेंस को प्लस में ले जाया जाए। तो यहाँ पर देखो राइटर सीधा सा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो एफआरबीएम में बहुत सारे टारगेट रखे गए थे, तो उन टारगेट्स की बजाय हम यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहे हैं कि कैसे बैलेंस लाया जा सकता है। और ये जो डेट है सरकार के ऊपर 90% ऑफ जीडीपी जो डेट है, इसको रिड्यूस किया जा सकता है या फिर सस्टेनेबल मैनर में इकोनॉमी को ग्रो कराया जा सकता है। उसके लिए सजेशन दे रहे हैं कि नंबर 1, एक तो ये कि मल्टीपल फिस्कल क्राइटेरिया की बजाय हमें कुछ ना कुछ एक टारगेट करने की ज़रूरत है और उसमें हम ध्यान रख। अब देखो एफआरबीएम में तो क्या है, ओवरऑल डेफिसिट देख लिया, रेवेन्यू डेफिसिट देख लिया, डेट, ये अलग अलग टारगेट देख लिए। तो बोला एक तो ये मल्टीपल फिस्कल क्राइटेरिया ना, इसको छोड़ो और कोई एक क्राइटेरिया पे फोकस करो। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू डेफिसिट को अगर कंट्रोल करते हो और उधर आप डेट की बात करते हो, तो इन दोनों के बीच में अगर आप दोनों टारगेट लेकर के चलोगे तो कई सिचुएशन ऐसी बनती हैं कि जहां पर डेट अगर टारगेट करते हो तो रेवेन्यू डेफिसिट आपका बढ़ जाता है, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करते हो तो डेट आपके ऊपर ज़्यादा लोड क्रिएट कर देगा। तो वहां पर जो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, कंफ्यूजन जब आ जाता है पॉलिसी मेकर्स के सामने, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक क्राइटेरिया फिक्स कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। दूसरा इन्होंने सजेशन ये दिया है कि जब कभी भी हम टारगेट करें इकोनॉमी के लिए तो वो फिक्स मत करो। जैसे कि 3% ऑफ जीडीपी के लिए बोल दिया था कि फिस्कल डेफिसिट को टारगेट किया जाएगा 3% ऑफ जीडीपी, तो ये फिक्स मत करो आप। इसकी बजाय आप ग्रेजुअल मैनर में, स्लोली मैनर में आप यूं रखो कि हाँ इस रेंज में हम काम करेंगे, कि हाँ इस साल जो कर्जा है वो हम 10% कम कर देंगे या 5% कम कर देंगे। तो उसमें अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आता है तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा, ऐसे तो नहीं। और मान लो जैसे कोविड-19 क्राइसिस आया, इसके पहले सरकार ने टारगेट किया कि फिस्कल डेफिसिट हम 3% करेंगे। अब कोविड-19 के बाद में अब क्या कर दिया, बोलो 2025-26 तक 4.5% तक की फिस्कल डेफिसिट तक भी रहे तो हमें कोई घाटा नहीं है। तो ये आप फिगर क्या हो गए, यहाँ पे फेल हो गए। अब इसकी बजाय आप ये करो कि भाई हम टारगेट ये रखते हैं कि एनुअल टारगेट आप फिक्स कर लो, एनुअल बाई एनुअल कैसे भी करके, मतलब बाई एनुअल तो 6 महीने पे हो जाती है, बाई एनुअल मतलब 2 साल में आप टारगेट फिक्स कर लो। स्पेसिफिक टारगेट्स की बजाय आप कुछ ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करो, रेंज फिक्स करो कि हाँ हम ये अचीव कर लेंगे, परसेंटेज पे टारगेट करके चलो। इससे क्या होगा कि वाकई में सही तरीके से काम किया जा सकेगा। आज सरकार ने जो ऑफ बजट सब्सिडीज चल रही थी, मतलब बजट के अलावा, बजट में जिनको कंसिडर ही नहीं किया जा सकता था, किया जा रहा था, जैसे कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सब्सिडीज दी जाती है, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो खाना मिलता है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत, और जो फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के अंडर में, तो जो एफसीआई को जो सब्सिडीज मिलती है ना, एफसीआई जो सब्सिडीज बेयर करता है, वो अभी तक ऑफ बजट थी। अब उनको तो आप बजट पे लेकर के आ गए, तो सरकार का घाटा तो और बढ़ गया। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें कि एजेंडा को हमें थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि कैसे भी करके हम स्पेसिफिक टारगेट्स को अवॉइड करें और टारगेट किया जाए एक रेंज को, कि हाँ एक साल में एक एनुअल टारगेट हो, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली, फिर बाद में आप लॉन्ग टर्म में अचीव करो। ऐसा नहीं, वही बात है, ये देखो कि क्लाइमेट चेंज के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने 2025 या 2030 को छोड़ करके सीधा नाम लिया है 2050 का, कि हम कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बन जाएंगे 2050 तक। क्या गारंटी है लॉन्ग टर्म में आप 2050 में बन जाओगे? ये 20 के 20 साल 30 साल हैं, इन 30 साल का क्या है? आप तो लास्ट के 10 साल में आकर के फिर बोल सकते हो अभी तक कोई क्लाइमेट चेंज की लेकर के कोई एग्रीमेंट हुआ, वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है क्या? नहीं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आप अप्लाई करो कि लॉन्ग टर्म प्लान ना लेकर के शॉर्ट टर्म प्लान होने चाहिए, फिर बाद में लॉन्ग टर्म होना चाहिए, तब जाकर के ये चीज़ें आसानी से अचीव की जा सकती हैं। ठीक है। फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ
जीडीपी, इंटरेस्ट टू जीडीपी, हमने देखा कि जो भी गवर्नमेंट डेट उठाती है, कर्जा ले रखा है सरकार ने, उसको रीपे करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो ग्रोथ रेट से ज़्यादा हो गया तो भी नुकसानदेह है। तो अभी तो चलो ठीक है, कैसे भी करके अभी इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा सा कम है, बट अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो सही ना। तो हमें क्या ज़रूरत है कि एक प्राइमरी बैलेंस को बनाने की ज़रूरत है। मतलब वही बात, रेवेन्यू, उसमें से आप निकाल दो नॉन इंटरेस्ट पेमेंट वाला जो अमाउंट है, एक्सपेंडिचर है उसको, तो वो बैलेंस हमें सरप्लस में लाने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें प्रपोज टारगेट्स को थोड़ा सा क्लोजली स्क्रूटनाइज करने की ज़रूरत है और सस्टेनेबल मैनर में डेट को अब धीरे धीरे, कर्जे को धीरे लाने, कम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें बता रहे हैं, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखो वैसे तो एक चीज़ को टारगेट करना बहुत सिंपल होता है और इसको आसान भी रहता है कम्युनिकेट करना स्टेट्स को या दूसरे एस्टैब्लिशमेंट है, और ये फिजिबल भी हो पाएगा एक चीज़ को टारगेट करना। जैसे आरबीआई अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को क्या दिया हुआ है, फिस्कल टारगेट दिया हुआ है 4 ± 2%, तो उनको प्लान बनाने में इतना जोर नहीं आता, तो बोला ऐसा ही कुछ आप यहाँ पर अप्लाई करो। साथ में जब फिजिबिलिटी अच्छी रहेगी कोई भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने की, तो बोलो मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट में कॉन्फिडेंस आएगा तो आप देख सकते हो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट भी अपने आप राइज होगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे, उससे क्या होगा, सरकार को टैक्स मिलेगा, ऑटोमेटिकली सरकार को टैक्स अगर मिलना शुरू हो जाएगा तो सरकार को कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। क्या हुआ फ़ायदा अल्टीमेटली, प्राइमरी बैलेंस आया कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है राइटर्स के द्वारा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी टारगेट किया वो देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मुश्किलों का सामना करने का कारण बना है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। तो बोले ये सिंपल टारगेट लेकर के चलने की ज़रूरत है, और इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है क्या, प्राइमरी बैलेंस को मेंटेन करना, इसको सरप्लस में लेकर के आना। ठीक है, और अब प्रकाश सिंह जो केस है उसके बारे में आप खुद से पढ़ोगे ही, और जो नीचे दिया हुआ हंगर वाला जो फूड वेस्टेज वाला है वो आप देख ही लोगे। अब सीधे हम चलते हैं प्रकाश सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं। ये आपके सामने गाइडलाइंस है। नंबर 1, डायरेक्टिव 1, इसमें क्या होगा कि एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका काम क्या होगा कि स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो अपना कोई फालतू में अनवारंटेड, बिना किसी ज़रूरत के अपना कोई इन्फ्लुएंस या प्रेशर ना बनाए पुलिस पे। एक तो ये करे स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। दूसरा, इस स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का फंक्शन क्या होगा कि एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन बना सके जिससे कि पुलिस इजीली एफिशिएंटली काम कर सके। तीसरा काम क्या होगा स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का कि वो स्टेट पुलिस की परफॉर्मेंस को चेक कर सके कि हाँ कितना अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। बेसिकली ये 7 डायरेक्टिव्स हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए हुए प्रकाश सिंह केस में। दूसरा जो डायरेक्टिव है दैट इज कि जो डीजीपी हो, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए मेरिट बेस्ड। हाँ, किसकी क्वालिटी अच्छी है, कौन डिजर्व करता है इस पोस्ट को, और साथ में उनकी जो टेन्योर है वो 2 साल की फिक्स कर देनी चाहिए। तीसरा जो डायरेक्टिव है वो ये कहता है कि जो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स है ना, जो भी ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में, चाहे वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, एसपी हो, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हो, उन पर भी आप सिमिलरली यही प्रोसीजर अप्लाई करोगे और उनका भी टेन्योर आप कम से कम एक जगह पे 2 साल का फिक्स करो। ऐसे नहीं मन में आया तब मुंह उठाया और ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब अपनी पॉलिटिकल माइलेज को गेन करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो भी रूल में आती हैं, जो इनके हाथ में भी रूलिंग आती है, वो यूँ नहीं कि अपने हिसाब से उनका ट्रांसफ़र कर दे, अपने हिसाब से पुलिस को कंट्रोल करना शुरू करे। चौथा जो डायरेक्टिव है वो ये कि एक सेपरेशन होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन वाली जो पुलिस है इनके बीच में। कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर पुलिस जो नॉर्मली ट्रैफिक पुलिस हो गई या पुलिस का जो पूरा काम है वो, और साथ में जो इन्वेस्टिगेशन जैसे सीबीआई करती है, छानबीन जो करना है, बोले ये बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। क्योंकि आज अगर सचिन वाजे की बात की जाए तो उस केस में क्या हो रहा है, सुप्रीम हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने क्या कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, सीबीआई को कहा प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन तो आप करो, और जो होम मिनिस्टर उनको कहा कि आप रिजाइन करो, क्योंकि आपके रहते हैं यहाँ पर इम्पार्शियल वे में स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। तो ये सेपरेशन होना जरूरी है इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन ऑफ द पुलिस के बीच में। पांचवा जो डायरेक्टिव दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये कहा कि एक पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड होना चाहिए जो डिसाइड करेगा कि कब और किसका ट्रांसफर होना चाहिए, किसकी कहाँ पर पोस्टिंग होनी चाहिए, प्रमोशन के बारे में, इनसे रिलेटेड मैटर्स पे वो प्रॉपर वे में काम कर सके। साथ में पुलिस ऑफिसर्स और साथ में जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट है, डीवाईएसपी जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी वो प्रॉपरली रिकमेंड कर सके कि हाँ कहाँ ट्रांसफर होगा, कहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी।
तो एक होना चाहिए पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड। छठा जो डायरेक्टिव था वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी होनी चाहिए, कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो है ना वो लोगों को परेशान करते हैं, ठीक है, तो उस केस में उनके अगेंस्ट में, अगर उनके मिसकंडक्ट के अगेंस्ट में कोई भी पब्लिक अपनी कोई बात रखना चाहे तो पब्लिक कंप्लेंट्स के लिए एक पब्लिक कंप्लेन अथॉरिटी भी स्टैब्लिश होनी चाहिए। सातवां डायरेक्टिव क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन होना चाहिए, जो कि यूनियन लेवल पे एक पैनल तैयार करेगा, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिलकर काम करें। अच्छा, एक चीज और, ये 2-2 साल का टेन्योर सबका फिक्स किया जाए, ठीक है। तो ये 7 मेन मेजर रिकमेंडेशंस दी सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह केस में, और वो सातों की सातों आप अच्छे से देख लो। कोई चीज मेरे से छूट गई हो तो आप खुद अपने हिसाब से देख करके लिख लो इनको, जब भी पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड कोई बातचीत लिखनी हो तो। और इसी को उस आर्टिकल में पूरा एनालाइज किया हुआ है, तो आर्टिकल को आप जरूर इससे कोरिलेट करके पढ़ोगे। तो डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।